हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। आशा करता हूं आप सभी लोग इस वीडियो को अपना प्यार देंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आज की क्लास में आपके लिए सारे के सारे ललन टॉप और एक्स्ट्रा फैक्टों के साथ इस वीडियो में आपके साथ शुरुआत करने वाला हूं। तो आप सभी को का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। तो आइए आगाज़ करते हैं आज की क्लास का, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और खासकर आपके पेट एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 45 प्लस इसी क्लास से आपके जीएस पोर्शन में आने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक अवश्य देखना होगा। आइए आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की बेहतरीन क्लास का। पहला क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाते हैं और 2008 से इस दिवस को मना रहे हैं। आप सभी को पता है 15 सितंबर को ही राष्ट्रीय अभियंता दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, और आप सभी को पता होना चाहिए लोकतंत्र दिवस इसे क्यों मनाते हैं। तो यूएनओ के द्वारा 2008 में पहली बार इसकी घोषणा की गई थी। यूएनओ यानी कि इसकी एक सभा है जिसे हम महासभा के नाम से जानते हैं और इसको हम विश्व की लघु संसद के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा ये घोषणा की गई थी और इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो अब्दुल्ला शाहिदी इसके वर्तमान में हेड हैं, जो कहाँ के हैं, मालदीव के हैं। ठीक है, अब 2022 की इसकी थीम रखी गई है लोकतंत्र में मीडिया की स्वतंत्रता। लोकतंत्र में मीडिया की स्वतंत्रता इसकी 2022 की थीम रखी गई है। ठीक है, अगर हम बात करें लोकतंत्र की तो सबसे बड़ा और पुराना लोकतंत्र किसका है। अगर हम बात करें सबसे बड़ा लोकतंत्र किसका है, तो ये है आपके भारत का, यानी अपने भारत का। ठीक है, और बात करें कि सबसे बड़ा लोकतंत्र और पुराना लोकतंत्र किसका है, तो पुराना लोकतंत्र आपको पता होना चाहिए ये है आपके अमेरिका का। ठीक है, क्योंकि सबसे पुराना जो संविधान है वो किसका है, अमेरिका का ही है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ ललन टॉप क्वेश्चन आपके लिए संविधान से हैं। देखिए, प्रस्तावना आपको संविधान सभा में कब पेश किया गया था, तो तीसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 को। तो उसी में मित्रों क्या कहा गया था, प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, आप सभी को पता है प्रस्तावना में एक बार संशोधन हो चुका है और इसके तहत इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, पंथनिरपेक्ष और समाजवाद। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये बात किसने कही है, जवाहरलाल नेहरू ने। जबकि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी ने। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और आज के लास्ट वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों, तो सभी लोग उसे अवश्य देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी विनोद भी देख रहा है। कौन देख रहा है आपकी वीडियो, ये वीडियो आपकी विनोद भी देख रहा है, तो आपको भी इस वीडियो को देखना है। ग्रीन फिंस हब, तो हाल ही में ग्रीन फिंस हब ये लॉन्च किया गया है कहाँ पर, तो इसे हाल ही में UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। इसीलिए प्रत्येक 5 जून को हम क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो हाल ही में UNEP के द्वारा ग्रीन फिंस हब लॉन्च किया गया है। आखिर ये ग्रीन फिंस हब होता क्या है, तो समुद्री पर्यटन में उद्योग, यानी जिसमें डाइविंग हो और स्कनलिंग हो, ये सारी बातों पर ध्यान दिया जाए, यानी इनको बढ़ावा दिया जाए, तो उसके लिए इसे लॉन्च किया गया है और कुल 14 देशों ने मिलकर इसे शामिल किया गया है ना। इसमें कितने देश हैं, तो 14 देश शामिल हैं। इसमें सपोर्ट किसने किया है, तो रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन है, इंग्लैंड का एक फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसमें क्या किया गया है मित्रों, सहयोग किया गया है, सपोर्ट किया गया है। अब बात आई है पर्यावरण की, यानी UNEP की। तो UNEP से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको 16 तारीख को भी कराए थे, तो पुनः से इसका रिवीजन कराऊंगा। उससे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा जारी की जाती है और इसमें विलुप्तप्राय और संकटग्रस्त जो हमारी प्रजाति होते हैं उनके लिए एक लिस्ट जारी की जाती है और उसे ही हम क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। IUCN के बाद इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ग्लैंड, और ग्लैंड कहाँ पर है आपका, इंग्लैंड में। ठीक है, तो उस दिन मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी इसकी कहाँ पर हुई है, तो डेनमार्क में। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। और जल अपशिष्ट का प्रयोग और जल संरक्षण किस प्रकार से कर सकें, इसके लिए इसका आयोजन किया गया था।
ठीक है। अब देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल अपशिष्ट के उपयोग के लिए हाल ही में 2 देशों में समझौता हुआ है, वो कौन कौन से हैं? भारत और डेनमार्क में। ठीक है। अब देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था स्वीडन में। और किसके लिए? सतत विकास, इसके लिए इसका आयोजन किया गया था, इसका सम्मेलन किया गया था। नेक्स्ट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 16 सितंबर 1987 को किया गया था ओजोन परत संरक्षण के लिए। नेक्स्ट रियो ओलंपिक, ये कब हुआ था मित्रों? तो रियो ओलंपिक, माफ करना, रियो सम्मेलन है ये, हालांकि रियो ओलंपिक भी याद रख लीजिए 2016 में हुआ था। ठीक है, रियो सम्मेलन, और इसे ही हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। 1992 में ये हुआ था और इसकी जो रिपोर्ट आई थी इसका नाम था एजेंडा 21। ठीक है। नेक्स्ट क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था जापान में और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए इसको किया गया था। पेरिस समझौता COP21 के तहत और जलवायु परिवर्तन के लिए स्टार्ट किया गया था। ठीक है। एक और क्वेश्चन आ गया तो इसे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। पहला बानगी विश्वविद्यालय भारत में कहाँ खुलेगा? तेलंगाना, और तेलंगाना भी कहाँ पर? हैदराबाद में। ठीक है। स्थापना कब हुई तेलंगाना की? तो 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई है। और अहमदाबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये भी आपका तेलंगाना में ही है। रामप्पा मंदिर, ये भी आपका तेलंगाना में ही है। और 39वीं हमारी क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बोनालू और बतुकम्बा यहाँ के उत्सव हैं। ठीक है। इससे पहले बानकी जो विश्वविद्यालय कहाँ पर खुल चुके हैं? रूस में और चीन में खुल चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये है आपका बेहतरीन सा लल्लन टॉप क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन। सारे फैक्ट मैंने नोट डाउन किए हैं, आप सभी लोग देखना और आपका दिल गार्डन गार्डन होने वाला है इस क्वेश्चन को देखने वाला। पहला तो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि कुछ कहने के नहीं। पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित होगी? तो मित्रों मैं आपको बता दूं, कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था सेमीकंडक्टर के लिए नीति लागू किसने की है। तो जिसने नीति लागू की थी, अब उसी के यहाँ पर क्या होगा? इसके प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री लगाई जाएगी और वो हमारा राज्य था आपका गुजरात। तो गुजरात में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए एक फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। आप सभी लोग याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुजरात में। ठीक है। और सेमीकंडक्टर हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अर्धचालक। अर्धचालक कौन कौन से होते हैं हमारे? जैसे सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम। इनका यूज़ आप सभी लोग पता होगा, जैसे चिप बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो सामान बनाते हैं, तो उसमें इस प्रकार से डॉट डॉट लगे होते हैं। इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस बनाए जाते हैं उसमें। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी को अर्धचालक कहते हैं और उसके लिए ये जो फैक्ट्री लगाई जाएगी वो गुजरात में लगाई जाएगी। किसके द्वारा? तो वेदांता ग्रुप के द्वारा लगाई जाएगी। और इसमें हेल्प कौन करेगा? तो फास्कॉन एक कंपनी है ताइवान की, इसके द्वारा इसमें हेल्प की जाएगी। अब बात आई है गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और मित्रों आप सभी को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके मैं लिख कर लेकर आया हूँ आपके लिए। सबसे पहले देखिए लोथल, तो आप सभी को पता है ये हड़प्पा कालीन हमारा क्या है? बंदरगाह है और इसी वजह से यहाँ पर समुद्री संग्रहालय भी खोला जाएगा। धौलावीरा, ये भी हमारा क्या है? हड़प्पा संबंधित एक स्थल है और इसे 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ये दोनों साइट आपकी कहाँ पर है? गुजरात में ही है। दांडी यात्रा, ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी और 6 अप्रैल 1930 तक चली थी, साबरमती से लेकर दांडी गांव तक। ठीक है। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होगा? तो ये गुजरात में होने वाला है। कहाँ पर? ये गुजरात में होगा। ये पॉइंट भी आप सभी लोग याद रखना, कहाँ पर होगा? गुजरात में। अटल सेतु, साबरमती नदी पर पतंग की आकृति का एक पुल बनाया गया है। काकरापार संयुक्त, ये क्या है? तो ये एक परमाणु संयंत्र है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। स्टील से बनने वाली पहली रोड, तो ये सूरत में बनेगी। पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन, ये भी सूरत में स्थापित होगा। नेक्स्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण, ये भी गुजरात से स्टार्ट किया गया है। और अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज, ये गांधीनगर गुजरात से स्टार्ट हुआ है। पहली सेमीकंडक्टर नीति किसने लागू की है? गुजरात ने लागू की है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये किसकी मूर्ति है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिन्हें हम बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं, आयरन वेफन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये अहमदाबाद में है, साधु बेट द्वीप पर है, 182 मीटर की है और इसके वास्तुकार कौन है? तो राम सुतार इसके वास्तुकार हैं। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए मैंने बहुत मेहनत करके लिखे हैं और आशा करता हूँ इस मेहनत को आप जाया नहीं जाने देंगे। वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। ठीक है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सभी लोग मेरे कहने पर आज चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। तो सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्योंकि आपको पता है जब मार्केट में कोई चीज़ नीचे आती है तो आप सभी लोग जानते हैं उसका एक ही कारण होता है, उछल कूद करने वाले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जो पहला होता है वो पहला ही होता है और जो खड़ा होता है वो खड़ा ही होता है।
ठीक है, तो आप सभी लोग जाने इस बात को, क्योंकि कितने भी लोग लाइन में आए वो सब पीछे ही रहने वाले हैं जब तक आप मेरे साथ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। तो हाल ही में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति या हम कहें नेशनल लॉजिस्टिक प्लान, जो इसका शुभारंभ किया गया है, कहाँ से किया गया है? दिल्ली से किया गया है। आप सभी को पता है कि लॉजिस्टिक का मतलब होता है माल ढुलाई, और बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कि क्या होगा, माल ढुलाई के लिए 10% तक इसमें कमी लाई जा सके, इसके लिए एक नीति आएगी। तो उसका हाल ही में शुभारंभ कर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने अपने बर्थडे पर। किसने कर दिया? नरेंद्र मोदी जी ने अपने बर्थडे पर कर दिया। और इसका शुभारंभ या इसके जो रिपोर्ट तैयार की थी उसके लिए तैयारी किसने की थी? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके लिए इस चीज़ को ऊपर लिख दिया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो मैंने आपको बताया कि माल ढुलाई की लागत 10% तक कम हो सके। अगर 10% तक माल ढुलाई कम हो जाएगी तो आयात बढ़ जाएगा, और इससे क्या होगा? प्रतिस्पर्धा भी बढ़ जाएगी, है ना, यानी कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। अब कुछ ललन टॉप क्वेश्चन आपके लिए, जैसे सकल नामांकन अनुपात, इसको 100% करने के लिए लक्ष्य कब का रखा गया है? तो 1930 का। किसके तहत? तो NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। अगला, पहली गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, ये आसनसोल स्टेशन है, और 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। किसमें? बजट 2022 में ये घोषणा की गई थी। हरियाली महोत्सव, ये भी दिल्ली में मनाया गया था हाल ही में। 8 चीते नाबीमिया से कूनो नेशनल पार्क में आए हैं। नई दिल्ली के राज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना। और नई दिल्ली राजधानी कब बनी थी आपकी? 1911 में इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन 1912 में ये पूर्णतः स्थानांतरित हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो आप सभी को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डॉक्टर स्वाति पीरामल को हाल ही में इन्हें लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये एक वैज्ञानिक हैं और इसके साथ साथ ये उद्योगपति भी हैं। इसी प्रकार कुछ समय पहले ये शशि थरूर को दिया गया था, और आप सभी को पता है 2007 में ये लता मंगेशकर द लीजेंड ऑफ इंडिया को भी दिया गया था। लता मंगेशकर यानी कि सुवर कोकिला को दिया गया था, और इन्हें 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। अब ललन टॉप क्वेश्चन देख लीजिए, रामानुज पुरस्कार किसे दिया गया? ये नीना गुप्ता को, गणित के क्षेत्र का। वोल्टेजमैन अवार्ड किसे दिया है? दीपक धर को। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहला स्थान किसे मिला है? यूपी को, और सेकंड स्थान मिला है राजस्थान को, जबकि थर्ड स्थान याद रखना आपको किसे मिला है? छत्तीसगढ़ को। ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये सीसर के द्वारा दिया जाता है, और आप सभी को बताना चाहिए CSIR की हाल ही में पहली महिला जो महानिदेशक बनी है वे है नल्ला थम्बी कराईसेल्वी। ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में। नेक्स्ट, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरीबुच। WTO की पहली महिला महानिदेशक नागोजी ओंकाजा। UNO में पहली महिला प्रतिनिधि भारत की तरफ से कौन है? तो ये है रुचिरा कंबोज। ठीक है, कौन है? रुचिरा कंबोज। इसी प्रकार से मैं अगर बात करूं आप सभी के लिए, तो हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनाई गई थी? तो आप सभी को पता है कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी को बनाया गया था। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपसे बात करूं कि JNU इसकी पहली महिला कुलपति कौन बनाई गई थी? तो शांति श्री धूलीपड़ी को बनाया गया था। और आपको पता है जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय की कुलपति कौन बनाई गई थी? तो नीलोफर खान। कौन बनाई गई थी? नीलोफर खान। ठीक है, ये नाम भी आप सभी लोग याद रखना। एक और धमाकेदार क्वेश्चन की शुरुआत आपके लिए, पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित हुआ है। तो आप सभी को पता, स्वच्छ का मतलब है यहाँ पर खुले में शौच मुक्त, और सुजल का मतलब है हर घर जल। तो ये पहला प्रदेश बन गया है आपका कौन सा मित्रों? जो खुले में शौच मुक्त भी है और हर घर जल वाला पहला आपका केंद्र शासित प्रदेश भी बन चुका है। तो ये है आपका अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा ये घोषणा की गई कि पहला स्वच्छ और सुजल प्रदेश कौन सा बना है आपका? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में कुल कितने द्वीप हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? DK जोशी। सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ पर भारत का एकमात्र, जिसे हम बैरन ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क यहीं पर है, जिसका पुराना नाम माउंट हैरियट था। यहीं पर आपका सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ वाटर नेशनल पार्क। महात्मा गांधी समुद्री नेशनल पार्क भी यहीं पर है। काला पानी की जेल यानी सेलुलर जेल भी
आपकी अंडमान निकोबार में ही है। रॉस द्वीप का नया नाम क्या है? बॉस द्वीप। नेक्स्ट, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है? तो अंडमान और निकोबार के मध्य। जारवा और सेंटलीज और इसी के साथ साथ सैम्पिन जनजाति कहाँ की है? तो अंडमान निकोबार की हैं। तीनों विंग्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार में है। इंदिरा पॉइंट जो कि हमारा दक्षिणतम बिंदु है, ये कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में। और इसका दूसरा नाम याद रखना पिगमिलियन पॉइंट, और दूसरा नाम है एक और पारसेक। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? सैंडल पीक। सिक्किम की हाल ही में एक राजकीय मछली घोषित की गई थी, इसका नाम था कूपर महेसर। और जल का सूत्र क्या होता है? H2O। बुरहानपुर आपको याद कराया था हर घर जल वाला पहला प्रमाणित जिला था। और हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा। स्वच्छ जल मिशन कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 से। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना, माफ करना। स्वच्छ जल मिशन आपका स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। हर घर जल का लक्ष्य कब का है? तो ये 2024 का है। पहली डिजिटल एड्रेस सिटी, हेलो कौन सी मित्रों? तो पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन सी है आपकी? इंदौर। आप सभी को पता है कि भारत की सबसे स्वच्छ शहरों में कौन शामिल है? इंदौर शामिल है। और लगातार 5 वर्ष तक ये अपने स्थान पर करार है। यहीं पर बायो CNG संयंत्र भी खोला गया है। और खजुराहो के मंदिर ये कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब जो डिजिटल सिटी होगी इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, इसका नाम है पता ऐप। कौन सा? पता ऐप। आप सभी लोग याद रखना। और जैसे कि आपको पता है कि पता ऐप में क्या होगा मित्रों, आपका घर जो होगा उसके लिए एक कोड दिया जाएगा, और जैसे ही इस पता ऐप पर उस कोड को डाला जाएगा पूरा का पूरा एड्रेस जो भी होगा आपका वो इस ऐप पर आ जाएगा। तो इसमें किसको सहायता होगी? जैसे कोई भी आपके घर पर नया रिश्तेदार आ रहा हो तो उसको यह कोड बता दीजिए, एक बार में आपके घर पहुंच जाएगा। और सबसे ज़्यादा हेल्प इसमें किसको होगी? तो डिलीवरी बॉय, है ना, किसकी? तो डिलीवरी बॉय, जैसे पिज्ज़ा बॉय जो होते हैं, इन सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प इसमें होने वाली है। तो उसी की सहायता के लिए इसको लॉन्च किया गया है हाल ही में। ठीक है, इसमें क्या होगा? आपको एक कोड दिया जाएगा और उस कोड के माध्यम से आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप एक बार में उस घर तक पहुंच जाएंगे। ओंकारेश्वर बांध कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी पर है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है आपकी नर्मदा नदी। पहला चाइल्ड बजट किसने पेश किया था? मध्य प्रदेश ने पेश किया था। बात करें यदि मध्य प्रदेश की, तो भारत का इसे हृदय कहा जाता है, भारत का सोया प्रदेश कहा जाता है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। सबसे घने और बिखरे वन कहाँ पर है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं आपके शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। ठीक है मित्रों, ये सारे पॉइंट आप सभी लोग याद रखना, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और धमाकेदार क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश ने 7वीं पूर्वी आर्थिक मंच EEF की मेजबानी की है? तो हाल ही में रूस ने, और रूस में भी कहाँ पर? व्लादिवोस्टोक में इसकी आधारशिला रखी गई थी, यानी इसकी मंच की मेजबानी की गई। जैसे पूरा आपका ये रूस रहा और रूस के नीचे इसका एक द्वीप है, उसी द्वीप में नीचे है आपका व्लादिवोस्टोक। ठीक है, तो जो ईस्टर्न हमारी कंट्री है उनका एक क्या है? पूर्वी आर्थिक मंच है। अब इसका हाल ही में रूस ने क्या की है? मेजबानी की है। ललन टॉप क्वेश्चन, ट्रांस साइबेरियन ट्रेन तो मास्को से लेकर व्लादिवोस्टोक तक ये चलती है। ब्रिक्स की बैठक कहाँ पर हुई? चीन में हुई। SCO की 2023 की बैठक कहाँ होगी? भारत में, उज्बेकिस्तान ने सौंपी है। ठीक है, G7 की बैठक कहाँ पर हुई? जर्मनी में। G20 की बैठक इंडोनेशिया में। और क्वेड की बैठक हुई थी आपकी टोक्यो में। GST काउंसिल की बैठक कहाँ पर हुई थी? चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन आपके लिए, एक और धमाकेदार क्वेश्चन आपके लिए, इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट। तो हाल ही में इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट जारी की गई है ना। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। अब ऐसी महिलाएं जो कार्य करती हैं या कार्यस्थल पर कार्यरत हैं, उन महिलाओं के साथ क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है। किस तरीके से? कि उनको वेतन कम मिलता है, ठीक है, और उनके साथ उन पर काम भी ज़्यादा कराया जाता है। तो इसी भेदभाव की एक रिपोर्ट जारी की है ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा। इन्होंने बताया है कि महिलाओं के साथ तुलनात्मक रूप से क्या होता है? भेदभाव होता है। तुलनात्मक रूप में कौन कौन आते हैं? तो पुरुषों के आंकड़ों में हम देखें तो उनके साथ क्या होता है? भेदभाव होता है। और ये समझा जाता है कि महिलाएं जो होती हैं केवल घरों के कार्य के लिए बनी है, और यही सोच बनी हुई है
तो ये रिपोर्ट इसने जारी की है और इसका मानना है कि ये ऐसे जो भेदभाव हैं महिलाओं के साथ नहीं होने चाहिए। जैसा कि आपको बताया, अगर हम इतिहास में भी देखें तो सती प्रथा ये भी महिलाओं के साथ एक सबसे बड़ा भेदभाव था, है ना, और बहुत बड़ी कुप्रथा थी, जिसे 1929 में राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक की सहायता से क्या किया गया, हटाया गया, इसका अंत किया गया। और इसकी जानकारी हमें किस में मिलती है, एरन अभिलेख में, ठीक है, सती प्रथा की। तो ये काफ़ी बड़ी कुप्रथा थी, इन दोनों को इन्होंने मिलकर समाप्त किया। एक और धमाकेदार क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, एससीओ संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित की गई है। तो आप सभी को पता है, मैंने पहले क्वेश्चन ये पढ़ा चुका हूँ आपको, वाराणसी 2022 और 2023 के लिए एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बन चुकी है। एससीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, तब इसका नाम था संघाई 5, लेकिन 2001 में इसका नाम बदल गया, क्या हो गया, एससीओ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बीजिंग चाइना में, और इसकी बैठक हाल ही में 2022 में कहाँ हुई थी, समरकंद उज्बेकिस्तान में। और भारत को उज्बेकिस्तान ने भारत को 2023 की बैठक के लिए सौंप दिया है, ये भी पॉइंट आप याद रखना। वाराणसी की बात करें तो आप सभी को पता है पहला रोपवे, है ना, ये कहाँ पर, यानी शहर जहाँ पर चलाया गया था वो कौन सा, वाराणसी था आपका। पहले शहर जिसने रोपवे सेवा स्टार्ट की वो तो वाराणसी। पहला संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन के द्वारा, और पहला हिंदू सेंट्रल कॉलेज एनी बेसेंट के द्वारा। कुछ मुख्यालय आपके लिए ललितों मुख्यालय, जैसे नाटो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, ब्रुसेल्स में। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और 30 देश वर्तमान में इसमें हैं। यूरोपियन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में ही, और 27 देश हैं इसमें। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में, 10 देश हैं इसमें। सार्क में कितने देश हैं, तो 8 देश हैं, श्रीलंका, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इसमें 8 देश हैं, है ना। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिण एशियाई सहयोगी क्षेत्रीय संगठन इसकी फुल फॉर्म है, और 8 देश इसमें शामिल हैं। IMF, इसका 190वां देश कौन सा है, तो एंडोरा, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसकी जुड़वा बहन के नाम से किसे जाना जाता है। UNO का हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है आपका, UNO का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और 193 देश इसमें शामिल हैं। आज का सवाल आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, किसके द्वारा की गई है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। तो ये आज की आपके सामने क्लास थी जो मैंने रखी, और आशा करता हूँ आपको पूरी क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।